हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा आईएएस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम एक भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति जिसको सिंपल भाषा में हम लोग महंगाई के नाम से भी जानते हैं। बोलते हैं ना, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो उसको इकोनॉमी के में टर्म में देखा जाए तो उसको मुद्रास्फीति कहा जाता है। मतलब मुद्रास्फीति महंगाई दोनों लगभग सेम है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास में मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है, मुद्रास्फीति का बढ़ना देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाएगा कि बुरा माना जाएगा, मुद्रास्फीति के बढ़ने से किसको फायदे होंगे, किसको नुकसान होंगे, इन सभी बिंदुओं पर हम आज की क्लास में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलो हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं, इन्फ्लेशन। तो चलिए आप लोग इसको डिफाइन करिए, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। तो कई लोगों को लगता है कि वस्तु का दाम बढ़ गया उसको मुद्रास्फीति कहलाते हैं, ठीक है, या उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। बिल्कुल आपका कहना सही है कि अगर वस्तुओं का दाम बढ़ रहा है तो मुद्रास्फीति कहलाएगी, लेकिन क्या वस्तुओं के दाम बढ़ना ही मुद्रास्फीति है? सेवा नहीं आएगी, उसमें सेवाएं भी आएंगी, ठीक है। तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाए, व्हेन प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेज, जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में क्या हो जाए, वृद्धि आ जाए, एंड वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज, और जो पैसे का मूल्य है उसमें कमी आ जाए, तो ऐसी स्थिति कहलाएगी मुद्रास्फीति। फिर से आप देखिए, जब वस्तुओं एवं सेवाओं के दाम में वृद्धि हो जाए और पैसे के मूल्य में कमी आ जाए, तो ऐसी स्थिति अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति कहलाती है। When prices of goods and services increases and the value of money decreases, then such situation in economy is called inflation। ठीक है, तो इन्फ्लेशन केवल वस्तुओं के दाम बढ़ना नहीं, उसमें सेवाओं को भी हम इंक्लूड करते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जब वस्तुओं और सेवाओं की वैल्यू बढ़ रही है तो पैसे की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उसको भी आप यहाँ ऐड करोगे डेफिनेशन में। जैसे एक उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे मान लो ये पेन है, इसको मार्केट से हमने लास्ट ईयर 500 रुपए में खरीदा था, लेकिन अभी मैंने इस पेन को ऑर्डर किया था तो मुझे ये पेन मिला ₹550 में। सेम पेन, यही पेन लास्ट ईयर हमें 500 का पड़ा था और इस ईयर में इस पेन के लिए हमें कितना पे करना पड़ा, 550। तो ऑब्वियस सी बात है, पेन क्या है, एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, इसकी वैल्यू बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बिल्कुल बढ़ गई। 500 रुपए थी, 550 हो गई। लेकिन ये 500 से 550 इस वस्तु की वैल्यू बढ़ी है, पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ी है। पैसे की जो पहले जो 500 रुपए में हम इस पेन को खरीद लेते थे, आज उसी पेन को खरीदने में हमें 550 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ी है, इस पेन की वैल्यू बढ़ी है, 500 से 550। इस जो हमारा पैसा है उसकी वैल्यू कम हुई है। कैसे कम हुई है? जो 500 रुपए की परचेजिंग पावर थी, आज वो 550 रुपए की है। जो 500 रुपए में जो चीज को मैं खरीद पा रहा था, आज उसी चीज को खरीदने में हम 550 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पैसे की वैल्यू आपकी 50 रुपए कम हो चुकी है, जो कि 500 रुपया आज 550 के क्या है, बराबर है। तो आपकी पैसे की वैल्यू यहाँ कम हो गई, सिंपल सी बात है। तो अगर वस्तुओं और सेवाओं की वैल्यू बढ़ेगी ना, जितना ज्यादा बढ़ेगी इसकी वैल्यू, उतना ज्यादा आपकी पैसे की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और यही कहलाता है मुद्रास्फीति। अब आपको ये जानना होगा, क्या मुद्रास्फीति देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है कि खराब होती है? तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अगर देखा जाए तो 3 से 5% मुद्रास्फीति अच्छी मानी जाती है। मतलब मुद्रास्फीति का बढ़ना इज ए गुड साइन फॉर द इकोनॉमी, यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत माना जाता है, लेकिन ये बढ़ना एक लिमिट में होना चाहिए, 3 से 5%। ये इसका जो है माना जाता है। अगर इतना मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो फिर सही है देश की अर्थव्यवस्था के लिए,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मुद्रास्फीति की दर 10% या उससे ज्यादा होने लगती है, डबल डिजिट को क्रॉस करने लगती है, तब यहां पर चिंता का विषय जनरेट हो जाता है। क्योंकि हमारे देश में 90% मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली रहती है, सोसाइटी है या लोग रहते हैं, तो उनके जेब पर बहुत बड़ा बर्डन पड़ना शुरू हो जाता है। तो सरकार को यहाँ पर स्टेप लेना पड़ता है, आरबीआई को यहाँ पर स्टेप लेना पड़ता है, ताकि इन्फ्लेशन को क्या किया जाए, कम किया जा सके। बाकी 3 से 5% अगर बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो चलेगा, ठीक है। अब मुद्रास्फीति कितने प्रकार के होते हैं, किन कारणों से होते हैं, वो भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अगर देखा जाए तो मोस्टली मुद्रास्फीति जो है यहाँ पर हम उसको बोल सकते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग जनित मुद्रास्फीति, मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है कास्ट पुश इन्फ्लेशन, कास्ट पुश इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो पहले हम इस पे चर्चा करेंगे, बाकी और भी इन्फ्लेशन के प्रकार होते हैं, हमारे पढ़ाया जाएगा। हाइपर इन्फ्लेशन होता है, कोर इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। स्टैगफ्लेशन होता है, डिफ्लेशन होता है, तमाम चीजें हैं जो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इन 2 फैक्टर को हम यहाँ कवर कर लेते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कास्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। चलो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन नाम से ही क्लियर है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग जनित मुद्रास्फीति। देखो, ये इकोनॉमी में थ्योरी है लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। और लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई जब आप पढ़ोगे तो उससे एक ही कंक्लूजन निकल के आता है, जब भी डिमांड किसी भी वस्तु की या सेवा की, जब भी डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगा, जब भी डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उस वस्तु और सेवा की वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसका मूल्य तो बढ़ना ही है जब भी डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगी, ठीक है। यह लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। और डिमांड और सप्लाई से के बीच में इकोनॉमी काफी कुछ इधर उधर चलती है। डिमांड ज्यादा सप्लाई की तुलना में, तो वस्तुओं और सेवाओं की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब डिमांड सप्लाई से ज्यादा कैसे हो सकता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला, जो आपूर्ति है उसी में बाधा क्रिएट हो जाए, ठीक है। मान लो कहीं पर डिजास्टर आ गया, किसी क्षेत्र में लैंडस्लाइड हो गया, वहां पे माल का आपूर्ति ही नहीं हो पा रहा है, लेकिन वहां के रहने वालों का जो डिमांड है खाने पीने का, वस्तुओं का, कंजम्पशन का और सेवाओं का, वो वही बना हुआ है जो पहले था। लेकिन यहाँ पर आपूर्ति क्या हो चुका है, डिजास्टर की वजह से रुक चुका है। तो आप से बताओ, वहां पर हर चीज क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। हर चीज 2 गुना 3 गुना 4 गुना रेट पर बिकना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। दूसरा कारण और भी आप देख सकते हो कि प्रोडक्शन ही हमारा कम हो जाए, प्रोडक्शन ही क्या हो जाए, कम हो जाए। उस वजह से भी चीजों का दाम क्या होगा, बढ़ेगा। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब जनरेट होता है, जब डिमांड सप्लाई से क्या हो जाए, ज्यादा। तो ऐसी स्थिति में जो वस्तुओं सेवाओं की वैल्यू बढ़ती है उसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। और इसके कई सारे कारण हो सकते हैं इस मुद्रास्फीति को उत्पन्न होने के, जैसा कि अभी मैं आपको बता भी रहा था। पहला, जैसे कि किसी निश्चित क्षेत्र में पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ जाए, जनसंख्या की वृद्धि हो जाए, बहुत ज्यादा आबादी आ जाए वहां पर। जैसे अभी आपने देखा था कुंभ मेला में बहुत सारे लोग आ गए कुंभ मेला में, ठीक है।
एक सीमित क्षेत्र में बहुत अधिक लोगों का क्या हो गया, इनफ्लो हुआ, वहां पर डिमांड काफी ज्यादा बढ़ा और उसके तुलना में उतनी ज्यादा सप्लाई हो नहीं पा रही थी, इसलिए हर चीज वहां पर आपको महंगी मिलनी शुरू हो गई, हर चीज का रेट वहां पर बढ़ गया। जो होटल आपको 1500 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए मिल जाया करते थे, वो 10,000, 15,000, 20,000 में मिलना शुरू हो गए। उसका सिंपल सा लॉजिक यही था कि अचानक उस शहर की आबादी काफी ज्यादा बढ़ गई, जो कि पूरे भारत या पूरे दुनिया से तमाम लोग उस क्षेत्र में क्या किए, प्रवेश किए। ठीक है, तो उनकी डिमांड बढ़ी। देखो होटल के रूम तो रातों रात आप बना नहीं दोगे, जो होटल थे, रेस्टोरेंट थे, वो तो लिमिट में थे, लेकिन लोगों की जो संख्या थी अचानक काफी ज्यादा, 1 महीना 1.5 महीना के लिए काफी ज्यादा बढ़ गई। इस वजह से वहां पर हर चीज का दाम क्या हो गया, बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति को हम बोल सकते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, या ऐसे इन्फ्लेशन को हम बोल सकते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा कारण आप बोल सकते हो जैसे कि आपकी इनकम बढ़ जाए। इनकम कैसे, मतलब आपकी सैलरी बढ़ जाए। अगर आपकी सैलरी बढ़ेगी तो obvious सी बात है आपके पास पैसा ज्यादा आएगा। जब आपके पास पैसा ज्यादा आएगा तो आपकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई उसको मैच नहीं कर पा रहा है उस डिमांड को, तो वहां पर इन्फ्लेशन जनरेट होगा और इस इन्फ्लेशन को बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जैसे 6 पे कमीशन जब लागू हुआ था तो लोगों को अचानक जो उनकी सैलरी थी उसमें 100% का इजाफा हुआ और उनको कई महीनों का जो वेतन था, जो एरियर था, वो एक साथ मिला, तो काफी ज्यादा अमाउंट में लोगों को पास पैसा आ गया। और जब पैसा आया तो प्रॉपर्टी में हर जगह वो निवेश करना शुरू किए, तो उस समय हर जो है मार्केट में प्रॉपर्टी या अन्य चीजों का दाम काफी ज्यादा बढ़ गया, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जनरेट हो गया। तो सैलरी का बढ़ना भी इस प्रकार की मुद्रास्फीति को उत्पन्न कर सकता है। तीसरा कारण आप बोल सकते हो काला बाजारी। काला बाजारी, ठीक है। काला बाजारी का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी वस्तु को अधिक मात्रा में अपने स्टॉक में रख लेना। जब हम अधिक मात्रा में, जैसे बड़े बड़े जो लोग व्यापारी होते हैं उनके पास बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, उनको पता है कि इस वस्तु की जो है उत्पादन एक पर्टिकुलर महीने में होती है, तो उसी समय में इसका रेट क्या होगा, डाउन होगा। बाकी के महीने में लगभग डिमांड वही बनी रहेगी, लेकिन प्रोडक्शन हर महीने में तो हो नहीं सकता सामान का, तो उस सामान को अपने गोडाउन्स में, स्टॉक में काफी अधिक मात्रा में रख लेते हैं जब उसका उत्पादन का समय होता है या जो उत्पादन की गई होती है, और फिर उसको बाद में महंगे दामों पर बेचते हैं। तो अधिक ज्यादा, बहुत ज्यादा कोई सामान को अगर स्टॉक में रख लिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी सप्लाई जब कम हो जाएगी तो डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा, तो वहां पे मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, या उस वस्तु की चीजें, उस वस्तु का दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पॉपुलेशन का बढ़ना, वेतन का बढ़ना, काला बाजारी का बढ़ना, ये सब डिमांड पुल इन्फ्लेशन को जनरेट करता है। अगर और आपको उदाहरण देना हो तो और क्या उदाहरण दे सकते हो, बताओ, और क्या उदाहरण इसमें दिया जा सकता है? पॉपुलेशन बढ़ गया, सैलरी बढ़ गई, काला बाजारी बढ़ गया, तो मुद्रास्फीति जो है बढ़ गई। इसमें अगर कोई और उदाहरण जोड़ना हो तो हम लोग क्या जोड़ सकते हैं, एनीवन? हाँ, इसमें बोल सकते हैं कि सरकार जो है इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स के रेट में क्या कर दे, कमी कर दे, आयकर में। जब इनकम टैक्स में सरकार कमी करेगी तो हमारे पास ज्यादा पैसा बचेगा। जैसे मैं पहले अगर मान लो 15 लाख कमा रहा था तो सरकार हमसे 30% टैक्स ले रहे थे, इनकम टैक्स। अब सरकार ने इनकम टैक्स घटा के मान लो 20% कर दिया, तो हमारे पास ज्यादा पैसा बचेगा। जब हमारे पास ज्यादा पैसा बचेगा तो हम अपनी ज्यादा डिमांड को फुलफिल करेंगे, और इस स्थिति में डिमांड पुल इन्फ्लेशन जनरेट करने में ये चीजें भूमिका निभा सकती हैं। तो ये कुछ कारण है जिसके वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन जनरेट हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको देखना है तो दूसरा इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया था, कास्ट पुश इन्फ्लेशन। इसको बोलते हैं लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। इसका नाम ही, इसका डेफिनेशन सिंपल सी बात है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मतलब जब किसी वस्तु के बनाने की लागत ही बढ़ जाए तो ऑब्वियस सी बात है उस वस्तु का दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ऐसी
इन्फ्लेशन को हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इस पेन को बनाने में पहले 300 रुपए का खर्चा आता था, अब इस पेन को बनाने में 400 रुपए का खर्चा आने लगा। तो पहले जब 300 रुपया की इसकी कॉस्टिंग थी तो दुकानदार इसको 500 रुपए में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता था, या जो प्रोड्यूसर था वो 500 रुपए में बेचकर मुनाफा कमा लेता था। अब जब उसी को कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 400 रुपया हो गया उसी आइटम्स का, तो अब ऑब्वियस सी बात है उस मुनाफा को मेंटेन रखने के लिए वो अपने आइटम को कितने में बेचेगा, 600 रुपए में बेचेगा, क्योंकि वो मुनाफा अपना 200 रुपए मेंटेन रखना चाहता है। तो ऑब्वियस सी बात है उसको 500 की चीज अब किस में बेचनी पड़ेगी, 600 रुपए में। तो यहाँ पे वस्तु की दाम बढ़ नहीं गई, और ये बढ़ना किसके कारण था, लागत का बढ़ना। उसका जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थी पहले 300 आ रहा था इस पेन का, अब कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। अब ये कई कारणों से हो सकता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही जानना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, कारण है जिसकी वजह से ये मुद्रास्फीति जनरेट हो सकती है। ठीक है, तो चलो आप ही बताओ क्या कारण हो सकते हैं इसमें। पहला कारण आप इसमें जोड़ सकते हो रॉ मटेरियल, कच्चे माल के दामों में वृद्धि। रॉ मटेरियल के जो प्राइस है उसमें क्या हो जाए, उसकी वैल्यू बढ़ जाए। जैसे मान लो इस पेन को बनाने में जो मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है, इस पेन के आउटर लेयर को बनाने में, इस मटेरियल का ही दाम बढ़ गया, रॉ मटेरियल का ही दाम बढ़ गया, तो ऑब्वियस सी बात इस पेन की जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगी। ठीक है, तो रॉ मटेरियल की दाम में बढ़ना ये जो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को जनरेट कर सकता है। इसके अलावा लेबर वेज बढ़ना, मजदूरी दर का बढ़ना। पहले जो मजदूर हम 500 रुपए में काम कराते थे, सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई कि आप मजदूर को इससे कम रुपया, 800 रुपए से कम दे ही नहीं सकते। तो जो पहले हमारा काम 500 रुपए में हो रहा था, 500 रुपए पे करके हम दिन भर काम करवा लेते थे, अब उसी के लिए हमें 800 रुपया मजदूरी पे करना पड़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात हमारे सामान के बनाने की जो लागत है उसमें वृद्धि आएगी। तो लेबर वेज का बढ़ना भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को जनरेट कर सकता है, क्योंकि पहले जो लेबर के दाम 500 रुपए था पर डे का, वो बढ़कर कितना हो चुका है, 800 रुपया। तो अब इसी बात है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी उस आइटम की। और कारण क्या हो सकता है, और कारण ये हो सकता है कि सरकार जीएसटी, जो कि वस्तुओं और सेवाओं पर सरकार एक टैक्स लगाती है जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये बढ़ा दे। पहले मालूम है ये पेन बनाता था, ये पेन बनाने वाली कंपनी थी, ये 12% जीएसटी दे रहा था आइटम पर, अब सरकार बोली नहीं 18% लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात उसकी जो कॉस्ट है वो 12% से 18% टैक्स होने के कारण बढ़ जाएगा, और ये कारण भी बनेगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का। तो रॉ मटेरियल के दाम का बढ़ना, लेबर वेज का बढ़ना, जीएसटी का बढ़ना, ये कहीं न कहीं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को क्या करेगा, जनरेट करेगा। और अगर कोई कारण ऐड करना चाहते हो तो इसमें ऐड कर सकते हो, आप सोच के बताओ इसमें और क्या कारण ऐड हो सकता है। अगर हमें कोई चौथा पॉइंट ऐड करना हो तो हम क्या ऐड कर सकते हैं इसमें, कि लागत जनित मुद्रास्फीति या लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कैसे उत्पन्न होगी। हाँ, सरकार एमएसपी बढ़ा दे, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपको पता है ना सरकार जो है लगभग 24 फसलों पर एमएसपी जारी करती है। ठीक है, लगभग 24 फसलों पर एमएसपी जारी करती है। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब जैसे मान लो राइस है, राइस का मान लो सरकार ने एमएसपी 2023-24 में सपोज मान लीजिए 3000 रुपये पर कुंटल रखा था। वहीं 2024-25 में बढ़ाकर इसको 3500 रुपया पर कुंटल कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है राइस का दाम बढ़ेगा, क्योंकि सरकार वादा खुद ही कर रही है कि अगर कोई नहीं खरीद रहा है 3500 रुपए में तो हम आपका खरीदेंगे 3500। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब यही होता है कि इससे कम प्राइस आपको नहीं मिलेगा। किसानों को यहाँ पर आश्वासन दे दिया जाता है कि भाई इससे कम आपको अब नहीं मिलेगा पैसा, अगर इससे कम में अगर आपको बेचना है तो आप कहीं मत जाओ, मेरे पास आओ, हम खरीद लेंगे। ठीक है, एमएसपी का मतलब यही होता है। अब एमएसपी बढ़ गया राइस का, तो ऑब्वियस सी बात है राइस का दाम बढ़ेगा। अब राइस से जो कोई गुड्स बना रहा है, कोई उत्पाद बना रहा है, मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहा है,
तो पहले 300 रुपए 3000 रुपए क्विंटल खरीद कर वो प्रोडक्ट बना रहा था, अब उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए 3500 रुपया पर क्विंटल जो है राइस खरीदना पड़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कास्ट ऑफ मेकिंग या कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहां पर भी उस इन्फ्लेशन जनरेट करेगा जिसको बोलते हैं कास्ट पुश इन्फ्लेशन। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं कास्ट पुश इन्फ्लेशन के, और कुछ कारण मैंने आपको बोला डिमांड पुल इन्फ्लेशन में। अगर आप और कुछ कारण अगर आप सोच पा रहे हो तो उसको भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। अब हम आपको यहां बताएंगे कि अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो किसको फायदा होगा ज्यादा, और अगर मुद्रास्फीति घटती है तो किसको जो है ज्यादा फायदा होगा या किसको नुकसान होगा, ठीक है। तो मुद्रास्फीति बढ़ने के किसको फायदे और किसको नुकसान होंगे। मुद्रास्फीति अगर बढ़ रही है तो किसको फायदे होंगे किसको नुकसान होंगे, प्रॉफिट फायदा, और देखेंगे किसको नुकसान हो रहा है। प्रॉफिट में अगर देखेंगे तो जो प्रोड्यूसर उत्पादक है उसको फायदा ही फायदा है। जैसे मान लो हम किसी चीज को उत्पादन कर रहे हैं और उसकी वैल्यू बढ़ चुकी है मार्केट में, तो हमें क्या नुकसान है भाई। अगर वो 3000 का बिक रहा था आज 5000 में बिक रहा है तो हमें क्या उसमें नुकसान हो सकता है। हमारा आइटम जो 3000 में बिक रहा था 5000 में मार्केट में बिक रहा है, ये तो खुशी की बात है मेरे लिए, बढ़िया है। अगले हम सोचेंगे अगले साल 10,000 में बिके, तो प्रोड्यूसर को तो हमेशा ही फायदा होना है। लेकिन प्रोड्यूसर के ऊपर जो निर्भर होने वाले हैं होलसेलर, ये भी मुनाफा खूब कमाएंगे। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो कैसे, मान लो कोई एसी बेचने वाला है, एसी शॉपकीपर है, वो अब ऑब्वियस सी बात है होलसेलर है। मान लो कि एलजी का है एसी का होलसेलर, अब जब भी वो कंपनी से उठाएगा माल तो ऐसा थोड़ी कि एक एसी लेकर आएगा, 100 एसी 150 एसी 200 एसी तो कम से कम लेकर आएगा वो। अब डिमांड मार्केट में एसी का बढ़ गया, जैसे लास्ट ईयर काफी ज्यादा डिमांड एसी का बढ़ गया था क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा पड़ी थी। अब इतनी ज्यादा डिमांड को कंपनी फुलफिल नहीं कर पा रही थी, उतनी सप्लाई कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि रातों रात तो प्लांट लगा नहीं देगी कि रातों रात 2-4 प्लांट लग जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी, ज्यादा उत्पादन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर जब होलसेलर के पास 150 एसी 200 एसी था और लेने वाले लोग 500 1000 लोग आ गए, तो होलसेलर ने क्या किया, एसी का दाम को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जो एसी आपको 35,000 मिल रही थी वो एसी 40,000 45,000 में बेचना शुरू किया, क्योंकि डिमांड जो थी ज्यादा थी और सप्लाई क्या हो गई, कम। और अभी आपको मैंने पढ़ाया कि जब भी डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगी मुद्रास्फीति बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और इसमें होलसेलर को काफी मुनाफा होगा। क्यों, क्योंकि जो एसी वो 35,000 में खरीद के ला रहा था ना, वो 40 और 45,000 में बेच रहा है। एक एक एसी पर जो पहले उसको प्रॉफिट मार्जिन 5,000 था, अब 10,000 15,000 होने लगा। तो होलसेलर को कौन सा नुकसान होने वाला है महंगाई बढ़ने से, वो तो चाहेगा ही महंगाई बढ़े। तो होलसेलर को भी कोई नुकसान यहाँ होने वाला नहीं है, और होलसेलर के ऊपर जो निर्भर रहते हैं रिटेलर, उनको भी बहुत ज्यादा इस पे नुकसान नहीं होने वाला है, वो भी मुनाफा कमाएंगे जब भी मुद्रास्फीति बढ़ेगी। नुकसान किसको होगा, हम लोगों को, कंज्यूमर को, जो आइटम को खरीद रहा है, सर्विसेज को यूज कर रहा है, उसको नुकसान होगा। यहां पर नुकसान में आप लिखोगे कंज्यूमर, उपभोक्ता को नुकसान होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसी का जेब कटना है। पहले 35,000 में एसी ला रहा था, 45,000 पे करना पड़ा इसको, तो इसके जेब से गया ना 45,000, इनके जेब से थोड़ी गया, इनके जेब से गया। तो ये जो महंगाई का जो डिमांड है, मार है, वो कंज्यूमर को अल्टीमेटली सफर करना है। दूसरा जो है प्रॉफिट जो होगा वो हो सकता है मनी बारोवर को, जो ऋण लेता है, ऋण लेने वाले को यहां पर फायदा हो सकता है, और ऋण देने वाले को, लेंडर को नुकसान हो सकता है। मनी बारोवर को फायदा होगा और मनी लेंडर को क्या होगा, नुकसान होगा। ऋण लेने वाला फायदे में रहेगा, ऋण देने वाला नुकसान में रहेगा। क्यों, क्योंकि मान लो कि इसने ऋण दिया इसको 10,000 और ये ऋण लेकर अपना काम कर लिया जो करना था, और मुद्रास्फीति मान लो बढ़ गई 20% 30%, मान लो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इसने इससे कर्जा लिया था बारोवर ने लेंडर से, तो एक साल बाद 11,000 रुपया ही तो हुआ। लेकिन इस बीच में मुद्रास्फीति मान लो 20 से 30% बढ़ गई, 40% बढ़ गई, तो ऑब्वियस सी बात है पैसे की वैल्यू तो काफी ज्यादा हो गई। मान लो 20% मुद्रास्फीति बढ़ गई, तो जो 10,000 की वैल्यू थी आज वो 12,000 रुपए की वैल्यू होगी मुद्रास्फीति बढ़ने से।
जो 10,000 की वैल्यू थी अब कितने की है, 12,000 की वही वैल्यू है। तो सिंपल सी बात है, 11,000 देने के बाद ये लेंडर बारोवर जो है 11,000 लेंडर को वापस करने के बाद भी 1,000 मुनाफा कमा लेगा।